Hello, my dear friends. See, on your screen there is one question which is not in our textbook, but I am discussing with you for competitive students, those who are preparing for JEE and NEET. For them, this question is a good one. So, those who are preparing for JEE main and NEET, for them I am discussing in short. Actually, it is not in our textbook, so it is not a part of our board. Okay, so the question is, एक्चुअली हमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू हमारी टेक्स्ट बुक डिस्कस करना है, वो है गिव डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिर भी ये जो दो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो ये कॉमर्शियल प्रिपरेशन है, किसकी है कॉमर्शियल प्रिपरेशन, एंड दैट वन इज़ अ मीथेनॉल। इसका आप यूजेस बताइए और प्रॉपर्टीज़ बताइए, ऐसा आपको बोला है। तो पहले तो कभी कभी नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वुड स्पिरिट। तो मिथेनॉल जो है उसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, उसी तरह इसका ये होता है। और अच्छी बात यह है इसमें कुछ कैटालिस्ट है वो आपको याद रखने हैं। ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में सिर्फ 4 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, तो एक टाइप का ये रिडक्शन भी है। इसमें जो कैटालिस्ट लगता है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑल्सो is a condition, and zinc oxide and chromium oxide are used as a catalyst। और दो सबस्ट्रेट है, पहला सबस्ट्रेट जो है वो हमारा फर्स्ट इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सेकंड वन इज़ द हाइड्रोजन गैस। एंड सी all the screens are written, all the conditions are written on your screen. Zinc oxide, and by addition reaction of carbon monoxide and hydrogen we get the product, and that one product is methanol। ठीक है। ये कलरलेस होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन है, टॉक्सिक होता है मिथेनॉल जो है, जिसको स्पिरिट हम बोलते हैं, ठीक है। इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर जो लगाते हैं ना उसको, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथेनॉल चला जाए तो इट कॉजेज ब्लाइंडनेस। अगर लार्ज क्वांटिटी में मिथेनॉल हम इंजेक्शन करते हैं तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ड्रिंकिंग आप नहीं कर सकते हो। ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट है। पेंट में इसका यूज़ होता है, वार्निशेस में यूज़ होता है, और जनरली ये फॉर्माल्डिहाइड बनाने में, जब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, आल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड एस्टर्स, ठीक है। तो उसमें हम फॉर्माल्डिहाइड बनाएंगे थ्रू मिथेनॉल, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है जो सीधा अगर पेपर में है तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। और वैसा ही एक क्वेश्चन है इथेनॉल का, वो भी मैं थोड़ा आपको बता दूं, तो ये आप लिख लेना। ये हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है तो ये बोर्ड का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन, सो दैट वन इज़ ऑल्सो कॉम्पिटिटिवली गुड। कॉमर्शियल प्रिपरेशन ना, पुरानी बुक में ये था लेकिन अभी NCERT बुक में से निकल गया। इथेनॉल और उसकी प्रॉपर्टी और उसका यूजेस, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं होती है, सीधा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इथेनॉल जो है कॉमर्शियली, जैसे वो बनाते हैं ना लीकर, जैसे ब्रांडेड लीकर बाज़ार में आजकल बहुत मिलते हैं, महंगे सस्ते, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन मेथड। इसकी मेथड को बोलते हैं फर्मेंटेशन। पुरानी जो मेथड थी वो शुगर में से बनाते हैं, जो आज भी लोग बनाते हैं, जिसको लट्ठा बोलते हैं, ठीक है। तो ओल्डेस्ट मेथड वाज फ्रॉम शुगर। शुगर जनरली मोलासिस मतलब जो शुगर कैन होती है, उसमें से जूस निकालने के बाद जो उसका रेसिड्यू बचता है, ठीक है, उसको हम मोलासिस बोलते हैं। शुगर कैन में से भी बना सकते हैं, फ्रूट में से भी बना सकते हैं। आजकल मार्केट में फ्रूट का भी मिल रहा है। ग्रेप्स, ज़्यादातर जो ग्रीक डायनेस्टी है, रोमन डायनेस्टी है, वो लोग ग्रेप्स का, पाइनएप्पल का
और स्ट्रॉबेरी का फर्मेंटेशन करके, क्योंकि ये फ्रूट्स जो होते हैं राइपन, उसमें ग्लूकोज होता है। तो पहले उसको ये राइपन, ये जो होते हैं ना, ऐसे रो फ्रूट्स काम में नहीं आते, उसको पहले पकाना पड़ता है। मतलब इसके अंदर ग्लूकोज या तो फ्रुक्टोज, फ्रूट में ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों होता है। उसका फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है। हमें एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है इन्वर्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में। तो ये जो शुगर है उसमें से हमें, या तो फ्रूट का जूस है उसमें से हमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ये दोनों अलग करके देते हैं, उसको हम बाय डिस्टिलेशन अलग कर सकते हैं। तो पहला स्टेप रहेगा किसी फ्रूट जूस में से, या शुगर कैन में से, या तो मोलासिस में से, या तो प्योर शुगर में से। पहला स्टेप आपको इन्वर्टेज की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज शुगर कन्वर्टेड टू टू कंपोनेंट्स दैट इज द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये हम कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ेंगे, तो अभी आप प्रिपेयर कर लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में भी आपको बड़ा काम आ सकता है। अगर रिड्यूस हो गया सिलेबस तो निकल भी सकता है। ठीक है, अभी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो फिर से मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि दिस इज़ नॉट इन आवर टेक्स्ट बुक, लेकिन कॉम्पिटिटिवली बहुत अच्छा पॉइंट है। अब इसमें से या तो ग्लूकोज ले लो या तो फ्रुक्टोज ले लो। ठीक है, एंजाइम के नाम याद रखना। पहला एंजाइम है इन्वर्टेज, जो दो शुगर को अलग करता है, सुक्रोज में से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अनदर वन इज द जाइमेज, ये रहा जाइमेज। जाइमेज जनरली ईस्ट में फाउंड होता है। हम लोग फर्मेंटेशन के लिए जाइमेज ईस्ट हम किचन में भी रखते हैं। कुछ हमें इडली ढोकड़ा खमण ऐसा कुछ बनाना हो तो हम ईस्ट डालते हैं, जल्दी से उसका फर्मेंटेशन हो जाता है, जलेबियाँ बनानी हो ऐसा। ठीक है, बायोलॉजी वालों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो अब दूसरे स्टेप में या तो ग्लूकोज ले लो या तो फ्रुक्टोज ले लो, उसका जाइमेज की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन करो तो डायरेक्टली आपको मिलेगा अल्कोहल। ये बैलेंस रिएक्शन है, 6 कार्बन है, आपको 4 जो है 2 मोल इथेनॉल मिलेगा। अब ये जो है हम ड्रिंकिंग में यूज़ कर सकते हैं। हम नहीं, मतलब जो लोग करते हैं वो उसको ड्रिंकिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ब्रांड्स है आपको पता है, लेकिन मैं वाइन जो बनाते हैं लोग, वाइन में जो वो ग्रेप्स का लिकर होता है वाइन, तो ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट। ग्रेप्स जब पक जाता है तो अंदर जो होता है वो उसका शुगर, मतलब कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिक्सचर। ठीक है, अब ग्रेप्स के ऊपर की जो स्किन है, वॉल है, उसके अंदर ईस्ट होता है। व्हेन ग्रेप्स राइपन द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेस, और उसकी जो आउटर स्किन है माय फ्रेंड्स, आउटर स्किन, तो उसमें ईस्ट होता है। तो यहाँ अब अगर आप ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाते हो, इथेनॉल बनाते हो, तो यहाँ एक्स्ट्रा ईस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ईस्ट में ही जाइमेज होता है जो फर्मेंटेशन करता है। तो ग्रेप्स को क्रस्ट करते हैं, तो ये अंदर वाला जो जूस है जिसमें शुगर होता है, जो स्किन के अंदर जाइमेज होता है, जाइमेज मतलब कि ईस्ट के अंदर जाइमेज नाम का एंजाइम होता है, वो कांटेक्ट में आता है। कांटेक्ट में आता है तो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्रश करना ज़रूरी होता है, और ये फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में ही होगा। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, आपको पता है। तो फर्मेंटेशन जब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ऊपर के रिएक्शन में आप देखिए अल्कोहल बना और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 मोल बने हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के बारे में आपको फर्स्ट पॉइंट में समझाया है। अब जाइमेज कहाँ तक काम करता है? जाइमेज इनहिबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज 14%। ये अगर आप याद नहीं रखते हो तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं पूछा जाता है कि कब ये काम करना बंद कर देता है। जाइमेज का फर्मेंटेशन 14% तक अल्कोहल जब बन जाए तो उसकी जो कैपेसिटी है 14% फर्मेंटेशन से अल्कोहल बन जाए तो फिर ये काम करना बंद कर देता है। अगर ड्यूरिंग फर्मेंटेशन अगर कंटेनर खुला रह जाता है
तो ये फर्मेंटेशन मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालना होता है, ऐसे उसको बाद में डिस्टिलेशन करके प्योर भी करना होता है, बाद में मार्केट में आता है। तो अगर उसमें ऑक्सीजन या तो कुछ एयर अंदर घुस जाती है तो इथेनॉल जो है वो, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो है वो अल्कोहल को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये अल्कोहल ड्रिंकिंग के लायक रहता नहीं है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जितना आपको अच्छा लगे उतना आप नोट कर लीजिए। एज ए क्वेश्चन आंसर तो नहीं आएगा क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे क्यूरिकुलम में नहीं है, ठीक है। अगर उसमें आप कॉपर सल्फेट डालते हो, इसलिए तो मैं मेन पॉइंट ही आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें कॉपर सल्फेट डाल रहे हो, ठीक है, चलो कॉपर सल्फेट डालते हो तो अब ये फाउल स्मेलिंग अल्कोहल बन जाता है। या तो पिरिडीन डालते हो, ये भी अच्छा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि अल्कोहल को वो बनाने के लिए, मतलब कि डीनेचुरेशन करने के लिए, पीने लायक नहीं रहने देने के लिए क्या डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट डालते हैं जो उसको कलर देता है, और पिरिडीन डाल देते हैं, जो पीते हैं उसको पिरिडीन की फाउल स्मेलिंग आती है। तो ये भी बहुत एक सब क्वेश्चन बनता है कि कॉपर सल्फेट क्यों डालते हैं, ताकि ये कलरफुल बन जाए। पिरिडीन क्यों डालते हैं, ताकि उसमें ख़राब स्मेल आने लगे। तो इसी अल्कोहल को, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, आज की डेट में अल्कोहल जो है वो हाइड्रेशन ऑफ इथीन से बनाया जाता है, ये इंडस्ट्रियल, ये बहुत सस्ता पड़ता है। अब देखिए प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। अब मुझे सीधा आना है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ये कलरलेस है, लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट 351 है। ये भी सॉल्वेंट की तौर पे यूज़ होता है, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री एंड कुछ कार्बन कंपाउंड की प्रिपरेशन में भी ये यूज़, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन में ये यूज़ होता है एज ए सॉल्वेंट। ओके, तो एक आपने इसमें देखा कि हाइड्रेशन ऑफ इथीन, तो ये कुछ हमने अभी कुछ लेक्चर पहले ही पढ़ा है। तो चलिए मैं वो रिएक्शन करके देता हूँ आपको, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ सर ये बात सही है, हमने अभी बनाया। इथीन में से बनाना, तो मैं इथीन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो। अब आप बोलोगे कि सर बस अब लिखो मत, हमें पता चल गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन एक यहाँ पे जाएगा, OH जो है वो, ये तो सिमेट्रिक है तो मार्कोनिक का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, CH3 CH2 OH। अगर इस मेथड से हम बनाते हैं, इफ़ वी प्रिपेयर अल्कोहल बाय दिस मेथड, तो ये अल्कोहल जो है हमें बहुत ही सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लिख लीजिएगा, मैंने समझा दिया। और कॉम्पिटिटिव की जब बात आएगी तो इसकी हमें डिस्कशन करनी नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप अभी फ्री हो तो थोड़ा इसके ऊपर काम कर लेना। लेकिन अब एकेडमिक अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद प्रॉपर्टी में जाएंगे। चलिए, अल्कोहल नहीं सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन। आपको पूरा क्वेश्चन पूछा भी जाता है 3-4 मार्क्स में कि गिव डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो आप ऐसा जनरल क्वेश्चन ही लिख लो, ये मत लिखो गिव प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब क्वेश्चन ऐसा लिखो, मैं बोल रहा हूँ, चलो लिखो गिव डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्योंकि ये मेथड बहुत छोटी छोटी है तो एक ही क्वेश्चन में हम इसको ओवर कर देंगे, ठीक है। तो पहली मेथड देखिए, बहुत ही बढ़िया मेथड है, बहुत ही बढ़िया मेथड है और इजी पे है, ऐसा नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है। देखिए किस में से बना रहे हैं ये लोग, क्लोरोबेंजीन में से। आ गया समझ में रिएक्शन कि नहीं आया? चलिए मैं समझाता हूँ। तो क्लोरोबेंजीन ले लो, इसका NaOH के साथ रिएक्शन करो। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना माय फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडीशन बहुत मायने रखती है। आपको ये 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद रखना है, और ये भी याद रखना है 6 to 8% ही एक्वियस सॉल्यूशन हमें चाहिए। 623 केल्विन, 320 एटमॉस्फेयर, क्या आप 300 नियर अबाउट, हाँ नियर वैल्यू में मार्क्स का आपको कोई लॉस नहीं होगा।
तो मेरा कहने का मतलब क्या है, व्हाट आई मीन टू से हियर, कि जो यहाँ NaOH आयोनाइज होगा, the NaOH which is ionizes like this, not Na plus OH minus, आप ध्यान रखिएगा, NaOH, तो यहाँ से ये कट होगा NaO, सोडियम ऑक्साइड एंड H प्लस। इज इट क्लियर? अब ये क्लोरीन और ये H प्लस जो यहाँ पे होगा माइनस HCl, तो यही HCl यहाँ काम आ सकता है, क्योंकि जब हम NaOH डालते हैं तो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो प्रेसिपिटेशन फिनोल का लेने के लिए हमें उसको एसिडिफिकेशन काम लगाना होता है, थोड़ा ज़्यादा बार से भी डालो HCl, ताकि अब ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है, तो यहाँ हम HCl जो डालते हैं तो इसका आयोनाइजेशन होता है H प्लस Cl माइनस, तो ये Na प्लस और ये HCl का Cl माइनस, यहाँ पे लिखिए बाई प्रोडक्ट मिलेगी हमें NaCl, और ये H प्लस जो है वो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, तो ये देखिए बेंजीन के ऊपर OH आ गया। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से ये रिएक्शन समझना है। तो मैंने पहली मेथड, गिव प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, बहुत ही इजी मेथड। अब इसमें मुझे थोड़ा कॉम्पिटिटिव जो बुक में नहीं है वो थोड़ी डिस्कशन करनी है, आप धीरज रखिएगा। इसमें थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है, जब क्लोरोबेंजीन में से हम ये बनाते हैं, सेकंड स्टेप जो है वो एसिडिफिकेशन है, सोडियम फिनॉक्साइड जब बनता है, इसके नीचे आपको नाम भी लिखना है, इसके नीचे लिखिए क्लोरोबेंजीन। मैंने बोला है कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन में आपको हर एक प्रोडक्ट के नीचे नाम लिखना है। दूसरे स्टेप में बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड हमें फिनोल मिलता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आप रिएक्शन समझने के बाद कर लेना। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होता है माय फ्रेंड कि ये क्लोरोबेंजीन पूरा तो यूज़ होता नहीं है, पहले स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, ये रिएक्शन रिवर्स चालू हो जाता है। कैसे हो जाता है चलिए समझाता हूँ। अब जो अनरिएक्टेड क्लोरोबेंजीन है, अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव पॉइंट है। इस रिएक्शन में जो बच्चे ज़्यादा ऑर्गेनिक में इंटेलिजेंट है उसको सीधा पता चल जाता है। क्लोरोबेंजीन है क्योंकि यहाँ से NaCl प्रोडक्ट बाहर निकलती है। अब ये क्लोरोबेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्ट करता है, सोडियम फिनॉक्साइड ONa। अब ये Cl और Na बाहर निकल के NaCl प्रोडक्ट दे देता है। तो जितना ये रिवर्स रिएक्शन जाता है उतना हमें ईथर प्रोडक्ट मिलेगी। NaCl बाहर निकल के दो बेंजीन रिंग कनेक्टेड वाया ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे डाइफिनाइल ईथर, ये इसको बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। दिस वन इज द बाई प्रोडक्ट। दिस इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस मेथड। तो इसमें ध्यान ये रखना होता है कि अनरिएक्टेड क्लोरोबेंजीन बाहर निकालो, आप लिखना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, बाकी मेथड तो जो प्रिंटेड है आपकी स्क्रीन के ऊपर उतना ही डिस्क्रिप्शन करना है। इज इट क्लियर? अनदर थिंग, आपको कभी कभी पूछा जाता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू लॉस एटलियर्स प्रिंसिपल, इफ टू अवॉइड रिवर्स रिएक्शन, मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहले स्टेप में जो सोडियम फिनॉक्साइड बना वो रिवर्स चला जाएगा और हमें बाई प्रोडक्ट डाइफिनाइल ईथर देगा। ठीक है, तो जो बनाना है फिनोल वो तो बनेगा नहीं, या तो कम बनेगा, ये इकोनॉमिकली अच्छी बात नहीं है। तो या तो क्लोरोबेंजीन जो अनरिएक्टेड है उसको दूर कर दो, या तो पहले से ही रिएक्शन मिक्सचर में ये डाइफिनाइल ईथर बार से डाल दो। तो ये दो सूरतों में, मतलब इन दीज टू कंडीशन,
क्या बोली मैंने कंडीशन? कंडीशन नंबर 1, रिमूव अनरिएक्टेड क्लोरोबेंजीन, रिमूव अनरिएक्टेड क्लोरोबेंजीन। ये आपके पास पहला सॉल्यूशन है इस मेथड में। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? ऐड, सेकंड सॉल्यूशन इज ऐड डाइफिनाइल ईथर। ये रिएक्शन चालू करने से पहले ही रिएक्शन मिक्सर में, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता है NaOH के साथ, तो ऐड डाइफिनाइल ईथर बिफोर स्टार्टिंग रिएक्शन। तो अगर प्रोडक्ट पहले से ही प्रेजेंट है तो रिएक्शन रिवर्स नहीं जाएगा, या तो रिएक्टेंट आप अनरिएक्टेड बाहर निकाल लेते हो तो रिएक्शन रिवर्स में नहीं जाएगा। ऐड डाइफिनाइल ईथर बिफोर स्टार्टिंग रिएक्शन, पहले से आपको डाल देना है। रिएक्शन जैसे स्टार्ट करो उससे पहले आप उसमें ये डाल दो, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बताया, आप लिख लेना, ठीक है। अच्छी बात है, नहीं दिया है आप लिखेंगे तो भी एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि नहीं ये बच्चा बहुत कुछ जानता है, ठीक है। तो पहली मेथड, गिव डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, उसमें पहली मेथड जो है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। और एक चीज़ जो है, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि राइट अ नोट ऑन डाउ प्रोसेस, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये प्रोसेस है ये डाउ प्रोसेस है। This process is also called Dow process. Okay, Dow is this is the first method invented in USA. Okay, उसके बाद तो इससे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोसेस आई, तो आप ये लिख लेना। चलिए हम दूसरी मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन डाउ प्रोसेस। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया ना, डाउ प्रोसेस मतलब ये पहले वाला क्वेश्चन ही ये रिपीट है, तो उसी में मैंने बता दिया कि ये डाउ प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही क्यूमीन प्रोसेस। अब एक साल साहब क्वेश्चन ऐसा आया कि गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन of phenol by which we can prepare highly pure phenol। तो पहले तो उसी पॉइंट पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ जिसमें बहुत बच्चे गलती करके आए थे, इस पॉइंट पे। The phenol of high purity is obtained, phenol of high purity is obtained। इसको क्यूमीन प्रोसेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका सबस्ट्रेट जो ही आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं बता रहा हूँ वो है क्यूमीन। अब डिस्क्रिप्शन तो आप अपने हिसाब से पढ़ के करिएगा। पहले क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करना है। ओके, क्यूमीन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखिए बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा है वो आइसोप्रोपाइल है। इसका दूसरा नाम क्या है? क्यूमीन। एक भी IUPAC नहीं है, दोनों क्यूमीन में से बनाया जाता है, सो इट इज कॉल्ड क्यूमीन प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप क्या है? विच वन इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडाइज, इट इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और हमें प्रोडक्ट मिलती है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। देखिए ये दो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो ऑक्सीजन एंटर कर जाते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और इसको हम बोलेंगे, ये दोनों पेरोक्साइड है और इसको हम नाम देंगे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। ये रहा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप देखते हैं क्या करना है उस स्टेप में। सेकंड स्टेप देखते हैं, चलिए। सेकंड स्टेप में इट इज कन्वर्टेड टू फिनोल बाय ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट एसिड।
एंड हियर गुड थिंग इज एसीटोन इज अ बाई प्रोडक्ट। एसीटोन एक महंगा केमिकल है जो एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ना, इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। क्या बात है। तो हाइड्रोलिसिस अगर हम करेंगे तो मैं जो दो ग्रुप राउंड कर रहा हूं ना, वो जरा आप ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। एक तो ये OH देख लिया, और दूसरा ये CH3COCH3। अब ये जो CH3COCH3 वो बेंजीन रिंग से अलग होके वो सीधा बना देता है ये एसीटोन। अब ये जो दूसरा छोटा राउंड है OH, वो सीधा यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है ना, एकदम इजी रिएक्शन। अब कभी कभी आपको पूछा जाए कि हाउ कैन वी प्रिपेयर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और आइसोप्रोपाइल बेंजीन फ्रॉम बेंजीन। एक स्टेप में और बढ़ा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे जो O2 लिखा है एयर, वो जनरली एयर के साथ 5% एक्वियस सोडियम कार्बोनेट भी रखा जाता है, लेकिन हमारी बुक में नहीं है। और एसिड तो आप डाइल्यूट एक्वियस H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं सेकंड स्टेप में, या तो सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं कि एसिडिक वाटर से हाइड्रोलिसिस किया। तो समझ में आ गया पूरा, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि बेंजीन में से क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे बनता है। चलिए बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप जरा नोट कर लीजिएगा नीचे के। आपको अगर पूछा गया कन्वर्जन कि हाउ कैन वी प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन वाया क्यूमीन, तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए पहले आप लिखिए बेंजीन, उसका डिस्क्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बेंजीन में से हमें बनाना है। दिस वन इज बेंजीन, उसका नाम लिख लीजिए, ये रहा आपका बेंजीन। उसका हम रिएक्शन करेंगे प्रोपीन के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसके नीचे नाम लिख लेना, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए हो गया। रिएजेंट क्या क्या यूज करना है, ये प्रोपीन है। यू हैव टू यूज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये आपका रिएजेंट नहीं है, बॉक्स में रखिए। कैटालिस्ट 523 केल्विन टेम्परेचर, 523 केल्विन टेम्परेचर, या तो डेल्टा साइन भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साहब ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाई बॉन्ड वो टूटेगा, ठीक है, और वही कार्बन बेंजीन के ऊपर लगेगा, तो बेंजीन के ऊपर से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, ये इस CH2 के साथ जाएगा। जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, तो ये कार्बन इस बेंजीन के कार्बन के ऊपर लगेगा, तो बेंजीन के इस कॉर्नर में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, C6H6। ऑल 6 कॉर्नर्स ऑफ बेंजीन कंटेन 1 हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन वहां से रिलीज होगा, तो ये हाइड्रोजन इस CH2 के साथ जाएगा, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी, वो ऐसे मिलेगी, बेंजीन रिंग। ये इथेलिनिक कार्बन यहाँ पे इसके पास एक हाइड्रोजन है, और यहाँ से बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकला, एक CH3 तो था ही उसके पास, और ये CH2 को एक हाइड्रोजन मिल गया, CH3 हो गया आइसोप्रोपाइल। तो ये साहब जो है वो क्यूमीन। क्यूमीन कैसे बनता है वो मैंने बता दिया, एक स्टेप जो है वो आगे वाला बता दिया, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, ये पूछा है तो क्यूमीन करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सप्लेन क्यूमीन प्रोसेस मीन्स प्रिपेयर फ्रॉम क्यूमीन, तो बहुत ही ईजी रिएक्शन है, कोई उसमें वो ड्यूअलिटी नहीं है, ठीक है। नाउ next method is give preparation of phenol from benzene sulfonic acid and benzene diazonium chloride, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड बेंजीन डायazonium क्लोराइड। धीरे धीरे आप इसको पढ़िए।
ये तो आपको अब याद आ गया होगा माय फ्रेंड्स कि दिस ये जो ना बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से तो आप पढ़ चुके हो। कौन से स्टैंडर्ड में? याद करिए। नहीं याद आ रहा है? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, और वहां पे मैंने कुछ कन्वर्जन शायद किए होंगे हाइड्रोकार्बन में, आपको याद हो तो। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। पहले क्या करना है, बेंजीन का सल्फोनेशन। सल्फोनेशन अब मैं सिखाऊंगा नहीं, याद रखना, ठीक है। ये 2 स्टेप में रिएक्शन जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, मैं आपको पूरा करके देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन एंड देन फ्यूजन विथ NaOH। NaOH कॉन्सेंट्रेटेड डाल के आप कर सकते हो। अब जब NaOH डालोगे तो ये रिएक्शन मिक्सचर बेसिक हो जाएगा। अगर आपको प्रेसिपिटेट चाहिए तो सेकंड स्टेप में उसका एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, पहले बेस के साथ सेकंड स्टेप में रिएक्शन, बाद में फिनोल का प्रेसिपिटेशन। यहाँ नीचे नाम नहीं लिखे हुए हैं, नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले बनाता हूँ मैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो पहले बेंजीन का सल्फोनेशन कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन आप अपने आप करेंगे, आपको पूछा नहीं है कि बेंजीन में से बनाओ, मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ। आपको तो पूछा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से ही, ठीक है। ये देखिए बेंजीन, उसका आप करिए सल्फोनेशन। सिर्फ यहाँ पे लिख दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ टेम्परेचर चाहिए, पता नहीं है तो डेल्टा की साइन। इज इट क्लियर? -H2O बाई प्रोडक्ट रहेगी। प्रोसेस कौन सी है तो वो भी आप लिख सकते हो कि ये सल्फोनेशन है, कोई शक? सल्फोनेशन। यहाँ पे नाम लिख लीजिए बेंजीन, ये लिख लिया बेंजीन। तो पहली प्रोडक्ट आपको मिलेगी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा वो SO3H ऐड होगा, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो क्वेश्चन तो वही है, आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड से ही बनाना है। इज इट क्लियर? ओके। लेकिन ये जो यहाँ पे समझाया है ना, मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट NaOH से आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NaOH डालो तो डायरेक्ट NaHSO3 आप निकाल सकते हो एज ए बाई प्रोडक्ट। यहाँ मैं जरा इसको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि -NaHSO3 सोडियम बाई सल्फेट निकलेगा, और ये OH जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये सोडियम बाई सल्फाइट है। और मेरे पास एक मेथड है, पहले आप यहाँ पे इसका रिएक्शन करिए NaOH के साथ। तो क्या होगा, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड एसिड है, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड एसिड है। इसका अगर बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको सोल्ट मिलेगा, तो -H2O ऐसे भी आप कर सकते हो। टेक्स्ट बुक वाली मेथड करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका क्या होगा, सोडियम सोल्ट मिलेगा। ये OH और ये H दोनों रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यू करना है हमें, इसको थोड़ा ऐसे मोड़ देना नीचे। तो कौन सा सोल्ट मिला मुझे? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सोल्ट, ऐसा बोल सकते हो। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सोल्ट। इज इट क्लियर? दोबारा इसका NaOH के साथ रिएक्शन करो, फिर से NaOH, ठीक है। अब ये निकलेगा बाई प्रोडक्ट Na2SO3, Na2SO3, और ये OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा। एक ये मेथड भी हो सकती है, ठीक है।
हाँ, हमें कहीं पे वो है वीक नहीं छोड़ना है, आपको पता होना चाहिए कि ये मेथड से भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये पहली मेथड है, बहुत इजी है। पहला स्टेप तो 11th में आपने बेंजीन का सल्फोनेशन किया, ये 2 स्टेप में भी जा सकते हो, 3 स्टेप में भी जा सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो हेलो अल्केन हेलो एरिन में हमने इंसाइनमेयर रिएक्शन फर्स्ट वी प्रिपेयर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, तो यहाँ फिर से मैं टाइम नहीं वो करूँगा, तो पहले ये देख लीजिए। वो आप अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ 2-3 मिनट आप इसको पॉज करके देख लीजिए। पहले एनिलीन में से फर्स्ट स्टेप, ये कंडीशन है NaNO2HCl या तो HNO2 भी रख सकते हो, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। तो फर्स्ट स्टेप है, आपको चाहिए एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन जिसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन का आप कर रहे हो डाई एजोटाइजेशन NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। डिस्क्रिप्शन में शायद नहीं होगा तो चलेगा, एरो पे लिखना है 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको लिखना है। तो आपको मिला बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ये रहा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड जो है उसमें से फिनोल बनाने के लिए अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस करना है। लेकिन ये जो ऐसे लिखा है उसको आप थोड़ा एक्सपांड कर दीजिएगा, जो आप बना रहे हो ना माय फ्रेंड्स, उसको ये जो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है उसको थोड़ा ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे। चलिए मैं थोड़ा आपको N ट्रिपल बॉन्ड NCl या तो N डबल बॉन्ड NCl, ये Cl माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। ठीक है, ऐसे हम लिखते थे, तो ये बॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये बॉन्ड आपको करना नहीं है। ये N ट्रिपल बॉन्ड N जो है तो ये नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी होगी, तो यहाँ प्लस और इसके साथ Cl माइनस। इसको माय फ्रेंड ऐसे भी हम लिखते हैं, वहाँ पे मैंने समझाया, फिर भी रिवाइज कर दो। ऐसे भी लिखते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड N डबल बॉन्ड NCl, ये पूरा न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन वो वाला अच्छा रहता है रिएक्शन करवाने के लिए। लिख लिया, अब कुछ नहीं करना है। देखिए आप उसको सिर्फ वार्म वाटर में हाइड्रोलिसिस कर लिए H2O, लेकिन एसिडिक थोड़ा होगा तो चलेगा, तो इस वाटर का H प्लस Cl के साथ जाएगा माइनस HCl, 2 नाइट्रोजन तो वही उस रिएक्शन में भी निकल जाते थे, माइनस N2। अब बचा क्या OH, तो सीधा बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा OH, ये रहा आपका फिनोल। ठीक है ना, बहुत बढ़िया रिएक्शन। तो ये इतनी मेथड है वो आप लिख लेना। ठीक है, अब देखते हैं कोई और मेथड है, नहीं है। ठीक है, तो इतनी मेथड है जिस मेथड से आप फिनोल बना सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले फिजिकल देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। आप जरा ये क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, 2 में से बनाना है। पहला जो है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड सेकंड वन इज द बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। समझ के करना है कहाँ से कौन सा पार्ट निकलेगा, कौन सा पार्ट ऐड होगा, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, और एक्सपांडेड थोड़ा स्ट्रक्चर लिखना बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का, तो अच्छा रहेगा। ये सल्फोनेशन वाला जो प्रोसेस है ऐसे भी हो सकता है 3 स्टेप में, तो यहाँ बाई प्रोडक्ट रहेगी सोडियम सल्फाइट, और अगर इसी स्टेप में जाओगे तो ये रहेगी सोडियम बाइसल्फाइट। दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन बचता है तो ये प्रोडक्ट कम मिलती है NaHSO3 में, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन कोई बचता नहीं है तो Na2SO3 में फिनोल जो है वो ज़्यादा मिलता है। दोनों बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से ही बनाए जाते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अगर कोई क्वेश्चन है इन टेक्स्ट में तो वो देख लेते हैं। ठीक है, see my dear friends, in exercise and in text question, this repeated questions asked like prepare alcohol
from this and prepare phenol from benzene sulfonic acid और benzene diazonium chloride. ओके, ऑलरेडी आप अगर एक्सरसाइज में देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसे आए तो आप सीधा जो अभी मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें से ही आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो आप थोड़ा रेफरेंस लेके जो हमारे जो क्वेश्चन है आज का, गिव डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है, तो उस हिसाब से उसको सॉल्व करिएगा. ठीक है, फिर भी हम लोग उसके थ्रू जाएंगे एक बार, लेकिन वो रिपीटेड क्वेश्चन जैसा लग रहा है अभी. ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.